जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकेरियोटिक सेल में जो है पाया जाने वाला एक कोशिकांग है। तो देखिए, पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लेते हैं। तो माइटो का मतलब है थर्ड जो है मतलब सूत्र इसको कह सकते हैं, धागा भी कह सकते हैं, इसको तंतु भी कह सकते हैं। अब देखिए, कांड्रिया क्या है? ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है कणिका। ठीक है, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कह सकते हैं, भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मतलब यूकेरियोटिक कोशिका में, अब जैसे सेल पड़ा होगा, सेल जो है दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 यूकेरियोटिक सेल और नंबर 2 प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकेरियोटिक में ये पाया जाता है कोशिकांग। तो उसी की बात कर रहा है कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आगे देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने सन 1880 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कोलिकर वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है 1880 ईस्वी में की थी। अब कोलिकर का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है अल्बर्ट वान कोलिकर। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने कीटों की रेखित पेशियों में इसको देखा था। इन्होंने जो है कीटों की रेखित पेशियों में इसको देखा था। अब 1890 में अल्टमान ने कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया। अल्टमान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इसको जो है कोशिकाओं की उपस्थिति को बताया अल्टमान ने। तो देखिए, अल्टमान ने फिर कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया, तो इन्होंने कहा, उसको नाम दिया बायोप्लास्ट का नाम दिया। उन्होंने काहे का नाम दिया? किसका नाम दिया? बायोप्लास्ट का नाम दिया। अब देखिए, बेंडा ने सन 1897 ईस्वी में इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब एक बेंडा वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है उन सभी को जो है बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। अब हम आगे देखते हैं, चित्र बना के समझते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब हम इसको समझते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये दो लेयर में बनी हुई होती है। पहली लेयर इसकी जो बनी हुई होती है ये प्रोटीन एवं, और इसको हम आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बाह्य कक्ष भी कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरी वाली जो लेयर होती है इसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये 64 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। और जो बीच में खाली स्थान आप लोग देख रहे हैं इसको आउटर चेम्बर कहते हैं। और जो इसके अंदर वाला पार्ट है इसको हम जो है इनर चेम्बरेन चेम्बर कहते हैं। और जो आप लोग ये देख रहे हैं उंगली जैसी स्ट्रक्चर ये बन रही है, इसको हम क्रस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। और जो क्रस्टी में जो उंगली जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो घुंडी नुमा आप लोग देख रहे हैं, ये घुंडी नुमा बनी हुई है। ये जो होती है इनको हम F1 कण भी कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं, इनको प्रारंभिक कण भी कहते हैं। और जो आप लोग देख रहे हैं ये बीच में जो खाली स्थान जो भरा हुआ है, ये क्या होता है? ये मैट्रिक्स होता है। इसी मैट्रिक्स में क्या होता है? एंजाइम होते हैं, डीएनए होता है, और बहुत सारे एंजाइम होते हैं और डीएनए होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप लोग, हम बता रहे हैं ये इसकी। अब आगे देखिए, हम इस वाले पार्ट को जो है आप लोगों को हमने बताया ये क्या है? क्रस्टी है। अब इस वाले पार्ट को जो है हम आप लोगों को अलग से समझाते हैं। ये देखिए, इसमें क्या लगे होते हैं? ये F1 कण, जो घुंडी नुमा हमने बताए थे, ये घुंडी नुमा F1 कण लगे होते हैं। ये कितने हो सकते हैं? एक में जो है ये 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकते हैं। ये 10,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकते हैं। अब आप देखिए, इसी घुंडी को हम यहाँ से जैसे काट लेते हैं, जैसे यहाँ से इसको अलग दिखाते हैं आप लोगों को, तो देखिए एक भाग ये बना हुआ है। ये इसका ऊपरी वाला भाग जो होता है ये शीर्ष कहलाता है, और ये इसके नीचे वाला भाग जो है ये वृत्त कहलाता है, और ये सबसे नीचे वाला पार्ट जो है आधार भाग कहलाता है। अब इसी में जो है एटीपी फेज का जो है निर्माण होता है। और ये जो होता है ये घुंडीनुमा ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये 80 से 100 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। ठीक है,
तो ये थी स्ट्रक्चर। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य समझ लेते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सीशोषण का स्थल है, जहां पर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। किसके द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो है ऑक्सीकरण करके ये क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है। क्या करता है? ऊर्जा मुक्त करता है। इसीलिए हम इसको पावर हाउस भी कहते हैं पावर हाउस भी कहते हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र भी कह सकते हैं इसको। ठीक है।